Shri Vyas ji, who is one of the closest friends and IAS colleagues of Papa. I have very fond childhood memories of playing with his three daughters in the backyard of a Bailey Road quarter that is still there, although now a little overshadowed by the Bihar Museum that has been newly created. So he is currently serving as the Vice Chairman of the Bihar State Disaster Management Authority. Uncle. मित्रों, ये क्षण जब हम लोग मनोज की स्मृति सभा के लिए आए हुए हैं, एक मित्र के जाने के स्मृति सभा में खड़े होना बहुत दुखद होता है। मैंने नीना जी से कहा था कि मैं थोड़ा भावुक हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बोलने के लिए नहीं कहा जाए, लेकिन प्रकृति का ही विधान है कि हम में से जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है। लेकिन जैसा रविशंकर जी ने बहुत सही कहा, कोविड के वजह से मनोज के जाने की कोई वजह थी नहीं, बननी नहीं चाहिए थी। मैंने भी उस दिन जब मुझे जानकारी मिली कि नीना जी लौट आई अस्पताल से और मनोज अस्पताल में हैं, रोशनी के ही मैसेज से पता चला, तो मैंने भी वहाँ डॉक्टर से बात की थी, संजीव से, जो नोडल पदाधिकारी हैं, और मुझे बताया गया था कि उनका इलाज बढ़िया तरीके से एम्स के डॉक्टर गुलेरिया के दिशा निर्देशन में हो रहा है। लेकिन इस कोविड ने इतने लोगों की जान ली है और अभी भी हम लोग तीसरी लहर के डर से डरे हुए हैं कि मनोज की भी उसने पिछले वर्ष जान ले ली। मेरे जानने वाले और मेरे बहुत करीब के दूसरे अन्य मित्रों की भी जान गई और हम लोग देखते रह गए, बहुत कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज जिस तरीके से कई क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं, दीपंकर जी एक्सट्रीम लेफ्ट से लेकर राइट, रविशंकर जी एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, बीच में मिडिल पॉलिटिकल लोग, सिविल सेवा के लोग, अंजनी बाबू बैठे हुए हैं, एकेडमिशिया से लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सिविल सर्विस के लोग बैठे हुए हैं। इससे जाहिर होता है, और साहित्यकार मैं देख रहा हूँ शिवदयाल जी को, ये जाहिर होता है कि मनोज के मित्रों का दायरा और प्रशंसकों का दायरा बहुत ही व्यापक रहा, और एक सिविल सर्वेंट के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात नहीं होती। देखिए संजीव जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर संजीव, प्रोफेसर संजीव आए हुए हैं, तो इतना व्यापक दायरा हो सकता है, ये सबके लिए संभव नहीं होता। और मनोज के बहुआयामी व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए ये जो लोग आए हुए हैं, ये अभी उतने काफ़ी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लवासा जी फिलीपींस से चले आ रहे हैं, उनके मित्र हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि कल मैंने डॉक्टर विनयन की स्मृति सभा में नवादा गांव में भाग लिया था, जहानाबाद में। दीपंकर जी जानते होंगे डॉक्टर विनयन को, 2006 में वो भी बीमारी से मरे थे, और दुर्भाग्य रहा कि जब वो चले थे जहानाबाद के लिए तो मैं उस समय दिल्ली में था, मेरे घर से चले थे 1 सप्ताह पहले, और वे भी बीमार थे, बुरी तरह से बीमार थे, लेकिन मीटिंग में चले गए और फिर बेहोश हो गए, उनको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में लाया गया, उनकी डेथ हो गई। हम लोग हर वर्ष वहाँ जाते हैं। और आज मुझे मनोज जो व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, और जैसा रोशनी ने बताया कि पारिवारिक संबंध हम लोगों के
बच्चे एक साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, और असलियत ये कि हम बच्चों के असली नाम जब इनकी शादी हो रही थी तभी जान पाए थे। हम लोग इन्हें घर के नाम से बुलाते रहे थे। आज हमें मनोज के स्मृति सभा में बोलना पड़ रहा है। मित्रों, मनोज से मेरी मुलाकात लवासा जी की तरह से 1980 में हुई थी मसूरी एकेडमी में। मैं उस समय IPS में था और YS में थे। फाउंडेशन कोर्स में हमने एक लेक्चर हॉल, सरदार पटेल हॉल शायद कहा जाता था, उसमें देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जिसकी आवाज़ में कुछ, मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, बिहार के थे, मुझे लगा कि हमारी तरह का कोई पुट है। वो व्यक्ति जिस लेक्चरर जो गेस्ट लेक्चरर आए हुए थे उनसे जो बात पूछ रहा था, जैसा लवासा जी ने कहा कि वो सवाल बहुत पूछते थे, वो गोवा के आदिवासियों की फायरिंग की बात कर रहा था। मैं तो उत्तर प्रदेश का, और बिहार में गोवा सिंहभूम में खदान, लोहे के खदान में आदिवासियों की कोई सभा में गोली चली थी। और मैंने कहा कौन सा व्यक्ति है जो आदिवासियों के खदान में हड़ताल और मारे जाने की चर्चा कर रहा हो। चर्चा ही नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल इमोशनल होकर के चर्चा कर रहा था, लवासा जी ने भी कहा, और लग रहा था वो व्यक्ति आदिवासियों के पक्ष में खड़ा है। हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ उसी तरह के विचारों को लेकर चलने वाले थे, तो मैंने कहा कि कौन आदमी है, और मेरी मुलाकात हुई और मैंने पाया कि, और उस दौरान बहुत सारे लोगों को जो सिविल सेवा में बाद में आए हैं, शायद इल्म नहीं होगा कि 80 का जो दशक था उसमें बहुत सारे लोग जो सिविल सेवा में आते थे, उनसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाता था आप किस लिए आए हैं, किस लिए आना चाहते हैं इसमें, तो कहते थे कि इसलिए कि मैं आदिवासियों के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं दलितों के लिए काम करना चाहता हूँ। और कई बातें यहाँ पे समाज परिवर्तन की हुई, वो सोशल चेंज की बातें होती थी। लगता था कि हम लोग जब सेवा में जाएंगे तो निश्चित तौर से हम संविधान में जो हमारे प्रेम्बल में कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश को जिस तरह के गणराज्य बनाने की बात कही गई है हम उसे बना सकेंगे, ऐसा विश्वास रहता था। और सही लवासा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग जब सेवा में आते हैं तो बहुत सारे कारणों से उनके अंदर उस तरह की भावना कम होती है, लेकिन वह दशक था जब ऐसी भावना ट्रेनिंग के दौरान बड़े पैमाने पर रहती थी। मैं नहीं जानता कि आज के जो नौजवान आ रहे हैं उनमें किस तरह की भावना है, लेकिन वह दशक ऐसा था। बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जिनसे चर्चा होती थी। अप्पू जी, हमारे इस कैडर के मिस्टर अप्पू डायरेक्टर हुआ करते थे, और उनके साथ जब विमर्श होता था तो निश्चित तौर से लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा होती थी, सिविल राइट्स की चर्चा होती थी, और वो सारी चर्चाएं देखने के बाद, सुनने के बाद किसी को लग सकता था कि बहुत सारे ऐसे लोग इसमें आए हुए हैं जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और मनोज उसी तरह के लोगों में से शामिल थे। मित्रों, 80 के बाद मैं तो पुलिस एकेडमी हैदराबाद चला गया, उत्तर प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हो गई, मनोज यहाँ पे रहे। जब मैं वापस IAS में आने के बाद यहाँ पे आया और तब पुनः मनोज से हमारी मुलाकात हुई, और तब मनोज को मैंने पहली बार गंभीरा शाह की चर्चा करते देखी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो उत्तर बिहार से आए हुए हैं वो छौड़ा दानों के गंभीरा शाह को जानते होंगे, सुना होगा। वो राजकिशोर सिंह की चर्चा कर रहे थे जो मुसहरी के नक्सल आंदोलन के लोग थे, और तब हमें जानने को मौका मिला कि जो गोवा के बारे में जिस प्रोफेशनल ने वहाँ पे सवाल किया था वह अभी भी जनता के उन सवालों से जुड़े हुए मसलों को उठा रहा है, उठा ही नहीं रहा है, वो दिल में रख रहा है। और इसके बाद तो खैर लंबी श्रृंखला चली, जब हमने मनोज के कामों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। भोजपुर की चर्चा हुई है, रोहतास के बारे में चर्चा नहीं हुई। जहाँ जहाँ मनोज रहे वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, और सिविल सेवा के लिए बड़ी बात है कि आप जहाँ भी रहें वहाँ के लोग आपके कामों को याद रखें। मनोज के साथ एक खासियत थी, मनोज जब सीनियर हुए तो अचानक उस समय आदमी सोचता है कि मैं भारत सरकार में जाऊँगा, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन के जाऊँगा, और मनोज
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की राह पकड़ रहे थे। हम लोग उस समय एक ही कॉलोनी में ऊपर नीचे के फ्लैट में थे, बच्चे छोटे थे, और देखा ये सारे छोटे बच्चे कॉर्नेल के लिए जाने वाले हैं। कुछ समय तक साथ में रहे थे, बाद में फिर चले गए थे। तो मैंने कहा तुम पढ़ने क्यों जा रहे हो? तो पता चला कि मनोज का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वह एकेडमिक साइड में काफ़ी होने लगा था। और उसके बाद से जब मनोज लौट करके आते हैं तो जब भी कोई बात होती थी मनोज रिसर्च, स्टडी और एविडेंस की बात करते। बिना एविडेंस के मनोज किसी विचार को मानने वालों में नहीं थे। सिविल सेवा में सामान्य रूप से यह होता है, और दो मुख्य सचिव बैठे हुए इसलिए वो बेहतर हमसे जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग हो रही हो तो बहुत कम लोग होंगे जो वहाँ से जो कुछ निकल गया उसके उत्तर में अपनी कोई बात रखते हों। ये ब्यूरोक्रेसी में होता है, या केंद्र में तो खैर अलग इशू हो जाता है। केंद्र में तो लवासा ही जानते हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मंत्रियों को दिखाते, रविशंकर जी सुन रहे हैं, जो मंत्रियों को दिखा के नोट लिखते हैं। बिहार में कम से कम ऐसा नहीं होता। मंत्री रह चुके हैं अखिलेश बाबू, और जो मंत्रियों को नोट दिखा करके कहते सर ठीक है, उनके पीएस को दिखाते हैं, कहते हैं बढ़िया है। ऐसे लोगों का प्रमोशन बहुत बढ़िया होता है क्योंकि उनको आउटस्टैंडिंग एसीआर मिलता है। मनोज उस तरह के लोगों में से कभी थे ही नहीं। मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी अपनी बात को तार्किक ढंग से कहने और वहाँ से चुप रहिए सुनने के भी उनके चेहरे पर कोई फर्क पड़ता नहीं था। मैंने देखा मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी यात्राएं होती रही हैं और वे जिलों में जाते रहे हैं तो जनता से मिलते, जनता अपनी बहुत सारी बातें कहती तो संबंधित पदाधिकारियों को बुलाते, आपके विभाग का मामला है सुनिए। मैं बक्सर का जिला सचिव था, हमारे यहाँ भी सिस्टम है IAS अफसरों को जिला सचिव बनाने का, और वहाँ पर यात्रा चल रही थी और मनोज के संबंधित संबंधित और पंचायती राज में थे, उससे संबंधित कोई मामला कुछ लोग उठा रहे थे और मनोज ने वहीं पर कहा कि नहीं हो सकता। अब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री को दिक्कत हुई रही होगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप उसे एग्जामिन कराइए, और मनोज अड़े रहे और बाद में हम लोगों ने मना किया, मैं यार सुन लो यार कहे तुम, लेकिन मनोज ने कहा नहीं ये हो सकता। एनीवे बाद में उनको शांत कराया गया। तो मनोज इस तरह के लोगों में से थे। आपदा प्रबंधन की भी चर्चा हुई, मैं उसी आपदा प्रबंधन में लंबे समय से हूँ और मनोज मेरे प्रेडिसेसर थे। मनोज लंबे लंबे नोट्स लिखते थे, इस बात की परवाह किए बिना कि लंबे नोट्स का असर कहाँ पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि जो मन में विचार आते थे उस नोट्स को मनोज दर्ज किया करते थे, क्योंकि उनके मन में था कि नहीं ठीक है, अगर कोई चीज़ बोलनी है तो वह सब कुछ बोलनी है जो मेरे मन में है, और वो बोलते थे, ये उनकी खासियत थी। अंतिम बात कह के मैं बंद करूँगा। मनोज जैसा कि अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि कोई भी बोल ले, अगर मनोज बैठे हुए हैं तो सवाल करेंगे, और फिर सवाल के करने में सब मसूरी एकेडमी में क्या होता था कि सवाल की जगह लोग कमेंट करते थे अपनी बात, और फिर लेक्चरर को कहना पड़ता था कि आप कमेंट नहीं करें, आप सवाल पूछें। लेकिन मनोज कमेंट करने वाले लोगों में से थे, अपनी बात कहना, कमेंट मतलब अपनी बात को रखना। तो जैसा उन्होंने कहा कि मनोज ज़रूर कहते, और यहाँ आने के बाद वक्ता ने जो कुछ भी कहा है उसको अपने तार्किक अंदाज में पलटते। मेरे साथ भी हुआ। 2019 में हम और मनोज एक सेमिनार में बात कर रहे थे और मनोज बोल चुके थे। जब मेरी बारी आई मैंने भी अपनी बात कही, फिर मनोज उठ खड़े हुए, कहा व्यास भाई रुको 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 रुको, और मनोज ने कहा कि बिना एविडेंस के, बिना स्टडी के, बिना रिसर्च के जो तुम कह रहे हो मैं नहीं मान सकता। यानी मनोज का मानना यह था कि जिस चीज़ पे कोई स्टडी नहीं हुई हो, रिसर्च नहीं हुआ हो, एविडेंस नहीं उपलब्ध हो पब्लिक डोमेन में, आप उसके बारे में जजमेंटल नहीं हो सकते। और मैंने कहा ठीक है यार अब स्टडी करा लेना भाई, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं, ऐसी होती हैं। तो खैर मनोज की एक खासियत थी कि वे चूँकि एकेडमिशियन भी थे, हम लोग सिविल सेवा के लोग हैं, हम लोग उतने एकेडमिशियन नहीं हो पाते, कुछ किताबें पढ़ते रहते,
कुछ डिस्कशन करते, उससे कुछ बातें बनती, लेकिन मनोज के लिए स्टडी, रिसर्च, एविडेंस एक बहुत ही चीज़ों को जांचने परखने का औजार था। और मैं समझता हूँ कि यह जो औजार निश्चित तौर से हम चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, इस औजार का इस्तेमाल अगर करेंगे तो बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी, बेहतर पॉलिसीज़ बनेंगी। ये मनोज की मान्यता थी और मैं समझता हूँ सही मान्यता थी। अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूँगा। पता नहीं मुझे कि मनोज के इन कार्यकलापों और विचारों का हमारी ब्यूरोक्रेसी पे, हमारे नए सिविल सर्वेंट्स पे कितना असर पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन जो नई सिविल सेवा के लोग हैं उन्हें निश्चित तौर से इस बात को सोचना होगा, समझना होगा कि हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति होना चाहिए। जो भी संविधान हमें मिला हुआ है, जो भी कानून हमें मिला हुआ है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है। और यदि उस संविधान के विरुद्ध कहीं से भी कुछ कहा जाए करने के लिए, तो इस सिविल सेवा का काम नहीं है उसे करना, उसे इनकार करना चाहिए, उसे फाइलों पर लिखना चाहिए अगर फाइलों पर लिखना है तो। क्योंकि यदि अपराइटनेस नहीं होगी सिविल सेवा में, तो आप मान के चलिए जो सरदार पटेल ने सपना देखा था, जो कहा कि आयरन फ्रेम है, अब कहा जा रहा है कि बम्बू फ्रेम हो गया है। इस आयरन फ्रेम को बम्बू फ्रेम तक पहुंचाने में जो समय लगा है, अगर ये बम्बू फ्रेम ठीक नहीं होगा तो फिर कोई फ्रेम नहीं बचेगा। ये शायद सिविल सेवा को मनोज से सीखना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से अगर हमारी जो सिविल सेवा के नौजवान मेंबर्स को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अगर वे यहाँ पे हों तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति होना चाहिए, जो गांधी जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। और मनोज के लिए जो बार बार कहा जा रहा है कि परिवर्तन करना है व्यवस्था में, सिविल सेवा निश्चित तौर से परिवर्तन का माध्यम बन सकती है अगर हम अपराइटनेस के साथ, संविधान के प्रति अपने समर्पण के साथ उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करें। और मनोज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी आज के दिन, यदि हमारे सिविल सेवा के लोग या सिविल सेवा, जब मैं कहता हूँ कि IAS की बात मैं नहीं कहता, विभिन्न सेवाओं में जो काम करने वाले लोग हैं, यदि इसको गांठ बांध करके जाएं आज के दिन, तो शायद मनोज के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।